नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बस 35 मिनट में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भी शांत कर दिया और राहुल गांधी भी थोड़े से चुप हो गए। कांग्रेस का इकोसिस्टम चलाने वाले चीफ को माफी मांगनी पड़ी। 35 मिनट के उस फोन कॉल में हुआ क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में समझाया? ट्रंप 14 बार सीज फायर लिख चुके थे। ट्रंप 14 बार दावा कर चुके थे कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। मोदी को ट्रंप से सीधी बात करनी पड़ी और खरी खरी बात कहनी पड़ी। मोदी ने साफ कह दिया, भारत को मीडिएशन कबूल नहीं है, मध्यस्थता कबूल नहीं है। पाकिस्तान का क्या करना है ये भारत तय करेगा। पाकिस्तान का इलाज भारत ही अपने दम पर करेगा। इसके बाद ट्रंप ने जनरल मुनीर को बुलाया। आज की रात पाकिस्तान के लिए इम्तिहान की रात है। या तो पाकिस्तान कुछ दिन के लिए सुधर जाएगा, नहीं तो भारत सुधार देगा। बाकी राहुल गांधी की टाइमलाइन थोड़े दिन शांत रहेगी। मोदी ने 35 मिनट में 40 दिन का हिसाब किताब बराबर कर दिया। ट्रंप को ऐसा जवाब दिया। मोदी ने 35 मिनट में ट्रंप की ओर से 14 बार फैलाए झूठ को ट्रंप के सामने ही बेनकाब कर दिया। ट्रंप को ऐसा जवाब दिया। मोदी के एक फोन कॉल ने राहुल और राहुल की पार्टी के झूठे नैरेटिव को भी एक्सपोज कर दिया। और प्रधानमंत्री ने यह सब कुछ सिर्फ 35 मिनट में किया। G7 के मंच से किया। मोदी ने अपना स्टैंड और टफ कर दिया। सिर्फ 2100 सेकंड के भीतर मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम तक सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मोदी ने खुद फोन नहीं लगाया। ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, तब मोदी फोन पर आए। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। ट्रंप और राहुल की पार्टी ने 40 दिनों तक जितना झूठ फैलाया, भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ट्रंप के क्रेडिट को राहुल और उनकी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर बना बनाकर जैसे लहराया। राहुल ने नरेंद्र सरेंडर वाला जो पैंतरा अपनाया। मोदी ने सिर्फ 35 मिनट में ट्रंप और राहुल के पूरे इकोसिस्टम के फैलाए एक एक झूठ को एक्सपोज कर डाला। मोदी ने यह कैसे किया, यह देखने से पहले आपको 10 मई से लेकर अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। यह वही टाइमलाइन है जिसे हथियार बनाकर राहुल और उनकी पार्टी ने मोदी पर नॉन स्टॉप निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी आज भी नरेंद्र सरेंडर वाला पर्चा घुमा रही है। एआई इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रही है। हर मिनट नया एजेंडा चला रही है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेने की शुरुआत 10 मई से की थी। इसके बाद 11 मई, फिर 12 मई, फिर 14 मई, फिर 22 मई, फिर 29 मई, फिर 30 मई, फिर 31 मई, फिर 6 जून, फिर 7 जून, फिर 12 जून, फिर 15 जून। 40 दिन में ट्रंप ने पूरे 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लिया। यह तक कहा कि ट्रेड को हथियार बनाकर उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। ट्रंप के ये तमाम 14 दावे सरासर झूठ थे, भ्रामक थे और मोदी ने अब ट्रंप के इस झूठ पर पूर्ण विराम लगा दिया है। 35 मिनट के फोन कॉल में मोदी ने ट्रंप को समझा दिया है कि सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। मोदी ने यह भी कह दिया कि ना तो किसी ट्रेड डील का प्रेशर भारत पर था और ना ही हिंदुस्तान ने भारत पाकिस्तान के सीज फायर में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मोदी ने क्रिस्टल क्लियर शब्दों में G7 की मीटिंग के लिए कनाडा में होते हुए ट्रंप के आग्रह पर उनका फोन कॉल रिसीव किया और अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर उनकी फैलाई भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक कर दिया। इस वक्त मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में राहुल गांधी और उनकी पार्टी है जो अभी भी गलत बयानबाजी से बाज नहीं आ रही। ये उसी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का ट्वीट है जब उन्होंने ट्रंप के फेक बयान के आधार पर मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर वाला नैरेटिव गढ़ा था। ये उन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पोस्ट है जिसमें उन्होंने बार बार लिखा, नरेंद्र सरेंडर क्यों किया। बार बार प्रोपेगेंडा फैलाया कि ट्रंप के सामने हर बार सरेंडर हुए नरेंद्र। हर दिन कांग्रेस के झूठ की दुकान से एक नया झूठ निकला। झूठ लिखने वाले राहुल के करीबी ही हैं। नरेंद्र सरेंडर वाले पोस्टर्स कांग्रेस फिर से फैला रही है, फिर से एक नया झूठ फैला रही है और इस बार तो राहुल की पार्टी ने हद ही कर दी है। मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की। फोन कॉल पर ही ट्रंप का फैक्ट चेक कर दिया, ट्रंप को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में अपनी पोल खुलती देख कांग्रेस के नेता और राहुल के करीबी जयराम रमेश ने एक नया झूठ कैमरे पर परोस दिया। जयराम रमेश ने कैमरे पर अपना मोबाइल खोलकर व्हाइट हाउस का एक स्टेटमेंट दिखाया और दावा किया कि मोदी ट्रंप के फोन कॉल पर भारत के विदेश सचिव का बयान अमेरिकी बयान से मैच नहीं करता। लेकिन मोदी को टारगेट करने की हड़बड़ी में कांग्रेस नेता ने गड़बड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस का जो बयान कैमरे पर दिखाया वो 18 जून 2025 का था ही नहीं। वो बयान 27 जनवरी 2025 का था, यानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले और फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुए सीज फायर से कई महीने पहले का। जब राहुल के करीबी नेता की यह गलती पकड़ी गई तो उन्होंने एक सफाईनामा जारी कर दिया और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा कि हां, मुझसे गलती हुई। लेकिन बीजेपी इसे गलती नहीं, सीधे सीधे सबोटाज और देशद्रोह बता रही है। भारत की विदेश नीति को खतरे में डालने वाली साजिश बता रही है। जयराम रमेश भारत की राजनीति के पिनोकियो है। पिनोकियो वो कैरेक्टर था जो रोज झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है और उसके सबसे बड़े सप्लायर झूठ के जयराम रमेश है। अब तो जयराम रमेश जी डिजिटल फ्रॉड करने लगे हैं। बताइए, जब विक्रम मिश्री जी के बयान पर वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वॉशिंगटन ने, मतलब कि वाइट हाउस ने एक प्रेस नोट जारी किया है ट्रंप जी की बातों पर, और ट्रंप जी की जो बातें बताई जा रही है और उसमें बहुत अंतर है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रेस नोट का बताया वो प्रेस नोट आज की नहीं है, 27 जनवरी की है, क्योंकि अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वाइट हाउस का नहीं आया है। मतलब भारत के पक्ष को कमज़ोर करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी डिजिटल फ्रॉड फेकरी G7 के नाम पर करेगी। मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है।
पिछले 40 दिनों में मोदी को टारगेट करने वाली ऐसी सैकड़ों गलतियां, ऐसे सैकड़ों फेक पोस्ट कांग्रेस और बाकी मोदी विरोधी पार्टियों की टाइमलाइन पर पड़े हुए हैं। G7 का ही उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा एक्स पर जश्न मनाया कि मोदी को G7 का इनवाइट नहीं आया। कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर फेक और एडिटेड तस्वीरें घुमाई। यह तक फैलाया कि G7 के मंच पर मोदी को किसी ने नहीं बुलाया, मोदी को फ्रेम से हटाया। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि G7 के पहले दिन मंच पर खींची गई ग्रुप फोटो, जो फेक नैरेटिव पाकिस्तानी ISPR घुमा रहा था, सेम टू सेम वही फेक नैरेटिव केरल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी चलाया जा रहा था। सबूत आपके सामने है। कांग्रेस और पाकिस्तान की शेयर की गई फोटो भी एक जैसी, शब्द भी बिल्कुल एक जैसे। कांग्रेस और पाकिस्तान मोदी के खिलाफ एक जैसा एजेंडा चला रही हैं। इसका एक और सबूत ये रहा, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर मोदी की क्वाड वाली पुरानी इमेज की तुलना G7 के ग्रुप फोटो से की और यह नैरेटिव बेचने की कोशिश की कि मोदी को फोटो सेशन में सबसे पीछे धकेल दिया गया। यह कुछ और नहीं, मोदी से नफरत की इंतहा है, जिसके चक्कर में राहुल और उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती हैं। रही बात G7 के ग्रुप फोटो की, तो उसके दो फॉर्मेट होते हैं। पहले दिन जो ग्रुप फोटो खींची जाती है उसमें सिर्फ G7 के मेंबर देशों के लीडर्स ही शामिल होते हैं, जबकि दूसरे दिन जो ग्रुप फोटो खींची जाती है उसमें G7 के मेंबर देशों के लीडर्स के साथ साथ G7 के लिए इनवाइटेड लीडर्स को भी शामिल किया जाता है। वैसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी जितने भी फॉल्स नैरेटिव बना ले, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुधवार को मोदी ने सिर्फ 35 मिनट में न सिर्फ ट्रंप और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम की हवा निकाल दी, बल्कि ट्रंप के ये पूछने पर कि क्या आप कनाडा से होते हुए अमेरिका आ सकते हैं, इस पर भी मोदी ने सीधे सीधे ना कह दिया। ट्रंप के सामने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप के इनविटेशन को सीधे उनके मुंह पर ना करके मोदी क्रोएशिया पहुंच गए, जहां मोदी का वेलकम करने खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। मोदी क्रोएशिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। और वहां मोदी का स्वागत भी पूरे मंत्रोच्चार के साथ हुआ। क्रोएशिया का डेलीगेशन जिस वक्त मंत्रोच्चार कर रहा था, उस वक्त मोदी खुद भी शब्दशः मंत्रोच्चार करते दिखाई दिए। और जिस वक्त मोदी क्रोएशिया में थे, उस वक्त अमेरिका में ट्रंप किसी का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप जिसका इंतजार कर रहे थे वो कोई और नहीं, पाकिस्तान का फेल्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर था। ट्रंप ने मुनीर को लंच पर इनवाइट किया था और ऐसा करके ट्रंप ने मोदी के लिए एक जाल बिछाया था। अब आप सोचेंगे वो जाल क्या था? ये समझने से पहले एक पाकिस्तानी की बात सुनिए। कोई भी लंच फ्री नहीं होता। मुनीर को ट्रंप की तरफ से दिया जाने वाला लंच भी फ्री का नहीं है। इसमें भी ट्रंप का एक एजेंडा छिपा था और वो एजेंडा था मोदी और मुनीर को आमने सामने लाने का। 35 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप ने मोदी से रिक्वेस्ट की कि वो कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका होते हुए जाएं। लेकिन मोदी ने साफ मना कर दिया। ट्रंप से फोन पर ही कह दिया कि वो नहीं आ सकते, उनकी पहले से ही कमिटमेंट्स हैं। अगर मोदी ने ट्रंप की बात मान ली होती तो मुमकिन था कि ट्रंप पर्दे के पीछे से कोई खेल कर देते और फिर से भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया क्रेडिट ले लेते। लेकिन मोदी ने ट्रंप की चाल समझ ली। मगर भारत में मोदी के सियासी दुश्मन अभी भी ये चाल नहीं समझ पाए। कांग्रेस पार्टी ने पहले ये फेक न्यूज फैलाई कि मुनीर को अमेरिका ने आर्मी डे परेड के लिए इनवाइट भेजा।
कांग्रेस का वो झूठ पकड़ा गया और अब कांग्रेस मुनीर और ट्रंप के लंच का रोना रो रही है। यहां भी मोदी को ही टारगेट कर रही है। हर 2 मिनट पर यही पर्चा चिपका रही है कि मोदी ने विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन कांग्रेस हड़बड़ी में यहां पर भी गड़बड़ी कर बैठी। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर मोदी की विदेश नीति का जिक्र करके जो वीडियो शेयर किया उसमें पीओके का पूरा हिस्सा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने जो नक्शा अपने वीडियो में दिखाया उसमें एक तरह से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताकर अटैक तेज कर दिया। वैसे बात अटैक की हो रही है तो आपको बता दें कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान के 40 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को 25 फाइटर जेट से हमला करके तबाह कर दिया। तेहरान में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त इस वॉर में कूद सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी धमकी दे दी है। कहा है कि अगर अमेरिका वॉर में शामिल हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर इजराइल जिस तरह ईरान पर दनादन बम और मिसाइल्स बरसा रहा है उसने पाकिस्तान में सबकी धुकधुकी बढ़ा दी है। हर कोई यही कह रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है। पाकिस्तान में ये सब कुछ पिछले 48 घंटों से सुनाई दे रहा है कि भारत और इजराइल मिलकर हमला करने वाले हैं। मोदी ने G7 की मीटिंग के लिए कनाडा में रहते हुए सिर्फ चंद घंटों में न सिर्फ पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि सिर्फ 35 मिनट में ट्रंप को भी लाइन पर ला दिया है। रही बात पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, तो मोदी ने उन देशों को भी आड़े हाथों ले लिया है जो हर तरह के सैंक्शंस की बातें तो करते हैं लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान जैसे देशों को दाना पानी देते रहते हैं, रिवॉर्ड देते रहते हैं। मोदी ने जब से ये बात G7 के मंच से कही है तब से पाकिस्तान में सबकी हालत खराब है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम ने कुछ ऐसे राज उगल दिए हैं जो इंदौर में कोई नहीं जानता। इस राज के बारे में राजा नहीं जानता था, राज कुशवाहा भी नहीं जानता था, इसलिए शिलांग पुलिस ने अब इंदौर में डेरा डाल दिया है। अब जांच सोनम के पूरे खानदान की हो रही है, जांच सोनम के फैमिली बिजनेस की हो रही है। मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी ने 1 घंटे तक बंद कमरे में सोनम की मां से सवाल पूछे, उसके भाई से सवाल पूछे। इसके बाद उस गोदाम की तलाशी हुई जिसमें सोनम का प्रेमी राज काम करता था। उस ऑफिस की भी जांच हुई जहां सोनम बैठती थी। पुलिस ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं दिख रही, ये कुछ और भी हो सकता है। इसलिए पैसे, गोदाम, सबकी जांच हो रही है। पुलिस को लग रहा है ये बात सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं, करोड़ों रुपयों की है। इसलिए कहानी अब सोनम के रिश्तेदारों तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या इस केस में अब सोनम के रिश्तेदार भी फंसेंगे? राजा के मर्डर के बारे में नई बात क्या पता लगी है? क्या ये बात जांच की दिशा बदलने वाली है? रिपोर्ट में देखिए। राजा के मर्डर से पहले सोनम ने 234 कॉल किसको किया? कर्नाटक के नंबर पर सोनम किससे कांटेक्ट कर रही थी? सोनम के सरेंडर से ऐन पहले किसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया? साल की सबसे भयानक मर्डर मिस्ट्री में नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद राजा मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। शिलांग पुलिस अब अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए ये पता कर रही है कि राजा के मर्डर में कहीं इन नए किरदारों का भी कोई रोल तो नहीं है। We are trying to explore if there's any other thing more. This investigation doesn't end here. That okay, the accused have admitted, we have got evidence, we have reconstructed and admitted. It doesn't end here. We will explore if there's any other motive. केस में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब इस केस में 2 नए अनजान किरदार सामने आ गए हैं, जिनके बारे में किसी ने अभी तक सुना भी नहीं है। इनमें एक शख्स का नाम है संजय वर्मा, दूसरे का नाम एक खान बताया जा रहा है। नहीं जानते। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है, 234 बार लगभग बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। संजय वर्मा और एक खान नाम के ये किरदार कौन हैं? जान लीजिए। सूत्रों का कहना है कि राजा के कत्ल से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के किसी शख्स के संपर्क में थी। सोनम की कॉल डिटेल्स में इस नाम का खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी ने एक खास नंबर पर 1 महीने में
234 बार कॉल किए थे, यानी हर दिन एक ही शख्स से औसतन 8 बार बात की। सोनम ने इस नंबर पर 1 मार्च से 8 अप्रैल तक दर्जनों बार बातचीत की। ट्रू कॉलर ऐप इस नंबर का मालिक संजय वर्मा नाम के शख्स को बता रहा है, जिसे इस केस का सबसे बड़ा मिसिंग लिंक माना जा रहा है। और संजय वर्मा नाम के इसी लिंक की तलाश में शिलांग पुलिस इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस के लिए संजय वर्मा की अहमियत क्या है, समझ लीजिए। 8 जून को मध्य प्रदेश से राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और विशाल की गिरफ्तारी हुई। 9 जून की रात 1:30 बजे सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। आरोपियों की गिरफ्तारी तक ये नंबर एक्टिव था, लेकिन सोनम के सरेंडर से ठीक 130 मिनट पहले यानी 8 जून की रात 11:20 पर यह नंबर अचानक से बंद हो गया। संजय वर्मा का यह नंबर सोनम के बिजनेस से जुड़ा होने की संभावना 0 है, क्योंकि अगर ये बिजनेस से जुड़ा कोई कांटेक्ट होता तो उसके भाई गोविंद को जरूर पता होता। संजय वर्मा का नाम आ रहा है, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है, 234 बार लगभग उसने बात की। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। राजा के मर्डर की साजिश इंदौर में रची गई, शिलांग में कत्ल हुआ, गाजीपुर में सरेंडर हुआ और अब इस मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन कर्नाटक से जुड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि राजा के मर्डर से पहले संजय वर्मा के अलावा एक और शख्स से सोनम कांटेक्ट में थी। जिस नंबर पर सोनम लगातार बात कर रही थी वो कर्नाटक का नंबर है। कर्नाटक में रजिस्टर ये सिम इंदौर में एक्टिव थी, जिस पर सोनम ने कई बार कॉल की, लंबी बातचीत की। जिस नंबर पर सोनम ने बात की वो ट्रू कॉलर पर ए खान के नाम से दिखाया जा रहा है। ये ए खान कौन है, सोनम से इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी किसी के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस इन 2 फोन नंबर्स को संदिग्ध मान रही है, इसीलिए जांच का दायरा हर दिन बढ़ाया जा रहा है। इंदौर में शिलांग एसआईटी ने डेरा डाल दिया है। हर उस क्लू तक पहुंचा जा रहा है जिससे राजा और सोनम का कोई कनेक्शन है, राज कुशवाहा या सुपारी किलर गैंग का कोई लिंक है। राजा मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस सोनम के घर तक पहुंच चुकी है, उसकी मां से सवाल कर चुकी है, भाई गोविंद से बात कर चुकी है। 2 घंटे तक सोनम और उसके पास को लेकर पूरे परिवार से सवाल किए गए। सोनम का बिहेवियर देखा गया है, कैसा क्या है, बहुत ही पूछा है। नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। सोनम के भाई गोविंद से पहले घर पर पूछताछ हुई, इसके बाद ऑफिस पर जांच हुई। शिलांग एसआईटी की टीम उस गोदाम पर पहुंची जहां का काम राज कुशवाहा संभालता था। पुलिस ने यहां गोदाम और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, पैसों के लेन देन की जानकारी ली। जिस गोदाम की पुलिस ने जांच की उस गोदाम में राज कुशवाहा डिस्पैच और लॉजिस्टिक का काम देखता था। राजा की हत्या के बाद भी लगातार वो इसी गोदाम में आकर काम करता रहा। सोनम उससे मिलने कई बार इस गोदाम में आती थी। शिलांग पुलिस उस फ्लैट पर भी जा चुकी है जहां सोनम 26 मई से 30 मई तक किराए पर रही थी। 2 घंटे से ज्यादा तक उस फ्लैट को खंगाल चुकी है। मर्डर केस की जांच में जुटी टीम राजा रघुवंशी के घर भी जा चुकी है। सोनम के बिहेवियर को लेकर सवाल पूछ चुकी है। मुझे पता नहीं है शिलोंग से आई कि कहाँ से आई थी। 3 अधिकारी यहाँ पे आए थे और उनसे बातचीत हुई है, तो उनने खाली हमसे मुझे इस तरह की जानकारी ली है। तो सोनम यहाँ पे जब आई थी, सोनम के जब 4 दिन रुकने पे सोनम को 11 को कैसा लगा है और क्या क्या बातचीत आपसे करी है। मैंने उनको ये कहा सब जेठ का महीना लगा हुआ था, तो मैं और मेरा भाई जो सचिन जो है हम दोनों के सामने जा नहीं पाए, मैं उसको देख पाया कभी हम लोग। सोनम की शादी जब हुई थी आपसे, तो उस टाइम आपको कुछ लगा या नहीं लगा, इस टाइप की बातचीत जो थी वो चीज पूछी गई बस। पुलिस की जांच का दायरा इन 3 घरों तक सीमित रहने वाला नहीं है। अगर केस के मिसिंग लिंक तलाशने हैं तो उस हर जगह तक पुलिस पहुंचेगी जिसके तार राजा के मर्डर से जुड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि राजा के मर्डर से पहले सोनम, राज और विशाल ने विजयनगर इलाके के 4 होटल्स के अंदर मीटिंग की थी। इंदौर के अवंती, सिल्वर सैंड, गिरधर महल और सयाजी होटल में बैठकर राजा के मर्डर की साजिश रची गई। पुलिस पूछताछ के लिए इन होटल्स में भी जा सकती है। इसके अलावा संगम नगर के जिस ग्राउंड में सुपारी किलर गैंग से सोनम मिलने गई थी, वहां भी पुलिस जांच कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इसी संगम ग्राउंड में कातिल गैंग की आखिरी मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में राज कुशवाहा ने सिम अपने दांतों से चबाकर फेंक दी थी। प्लान राजा का जो भी बनता था वो विशाल और तीनों सदस्य आकाश और आनंद के साथ इसी ग्राउंड पर ये पूरा का पूरा प्लान जो है
बनाया जाता था। रात के अंधेरे में ये चारों सदस्य इसी ग्राउंड पर आकर मिलते थे, जहां पर प्लानिंग होती थी कि किस तरीके से 20 तारीख को निकलना है यहां से मेघालय, और 21 तारीख को पहुंचकर किस स्पॉट पर जाकर किस तरीके से हत्याकांड को किन हथियारों के थ्रू अंजाम देना है। यही वजह है कि इस ग्राउंड पर मेघालय पुलिस और इंदौर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उस पूरे ऑपरेशन में इस ग्राउंड पर आई थी, क्योंकि जो खबर मिली थी, जो सूचना थी, उसके मुताबिक राज ने अपने दांतों से जो सिम है वो यहीं पर काटकर, दांतों से तोड़कर इसी ग्राउंड पर फेंका था। यही वजह है कि यहां के लोगों ने बताया, पुलिस यहां पर तकरीबन 2 से 3 घंटे मौजूद रही सिम की जांच के लिए। 9 जून को सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई, तब से ही राजा का परिवार बार बार कह रहा है कि केस में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। राजा का परिवार बार बार दावा कर रहा है कि इस केस में अभी कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। मोहल्ले में जो पकड़ाएंगे, जो फैक्ट्री में काम भी करते वही पकड़ाएंगे, उसमें लेडीज भी काम करती वही पकड़ाएंगी, अभी और धराएंगे। अभी केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म नहीं होगा। ये 5 लोग नहीं है, ये कोई बड़ी गैंग है। जैसे कि नाम आया जीतन रघुवंशी, कारोबार हवाले वाला आदमी है, तो हवाले वाला आदमी सब वो साथी होते हैं। राजा का परिवार जो दावा कर रहा था वो बात अब सच भी साबित होती दिख रही है, इसीलिए पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। शिलांग पुलिस इंदौर में डेरा डाले हुए है। राजा मर्डर केस की जांच 2 फोन नंबर के अलावा 2 दूसरे किरदारों पर भी टिकी हुई है। 8 जून को सोनम वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी। इस दौरान उसे छोड़ने 2 लोग आए थे। पुलिस अभी तक इन 2 लोगों तक भी नहीं पहुंच सकी है। शिलांग पुलिस को सोनम के खून से सने कपड़े मिल चुके हैं, जो हत्या के बाद फेंक दिए गए थे। वो स्कूटी मिल चुकी है जिस पर सवार होकर सुपारी किलर गैंग राजा तक पहुंची थी। हत्या में इस्तेमाल दोनों डाव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में सोनम के 2 मोबाइल और गहने नहीं लगे हैं, जिन्हें बरामद करने पर पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि इन मोबाइल्स में ही राजा के मर्डर का असली राज छिपा हो सकता है। 30 मई से 7 जून तक सोनम रघुवंशी किराए के फ्लैट में छिप कर रह रही थी। सूत्रों का कहना है कि फ्लैट खाली करने से पहले उसने अपने दोनों मोबाइल तोड़ दिए थे, सिम कार्ड तोड़ दिया था, फ्लैट में अपने रुकने के सारे सबूत मिटा दिए थे। इंदौर से निकलते वक्त राज कुशवाहा ने अपना फोन सोनम को दिया था, लेकिन ये फोन भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। सोनम के मंगलसूत्र समेत कुछ गहने पुलिस को होम स्टे से बरामद हो चुके हैं, लेकिन राजा के गले की चेन, अंगूठी और सोनम के दूसरे जेवरात अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि जिन गहनों की पुलिस तलाश कर रही है, उनमें से कुछ सोनम के घर पर अभी भी रखे हुए हैं। लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनने कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडल जो पुलिस को मिला हुआ है, और भी कुछ है जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। केस जरूर वो 10-20 हज़ार का ले गई होगी, बाकी नहीं। मोबाइल जरूर 2 वो लेके गई है, उसके साथ 2 मोबाइल है, एक ऑफिस मोबाइल है और एक पर्सनल था उसका, 2 मोबाइल लेके गई है। 11 मई को राजा की शादी हुई थी। पूरा परिवार जमकर नाचा था, सब खुश थे। राजा के भाई विपिन ने जमकर ठुमके लगाए। स्टेज पर राजा की मां ने भी डांस किया था। 16 जून को उसी विपिन रघुवंशी ने अपने हाथों से लाडले भाई की 13वीं की है। बेटे की 13वीं देखकर मां भी खूब रोई। विपिन अपने हाथों से छोटे भाई राजा को उज्जैन जाकर अंतिम विदाई दे चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवार को भरोसा नहीं हो रहा है कि अकेले सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रच दी। राजा के परिवार को लगता है कि यह मर्डर सिर्फ लव ट्रायंगल से जुड़ा नहीं है, इसमें तंत्र मंत्र का साया भी है। राजा के घर वालों का कहना है कि सोनम बिना परिवार को बताए राजा को उज्जैन लेकर गई थी। एक शादी समारोह में दोनों लोग शामिल हुए थे। इस दौरान राजा के साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना किया गया। सोनम ने राजा को एक गुड़िया जैसी कोई चीज दी थी, जिसके नीचे पुड़िया बंधी थी। सोनम के कहने पर राजा ने इसे घर के दरवाजे पर बंधवा दिया था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ इतना बुरा होने वाला है। राजा को सोनू का फोन आया, बोले मंदिर
वहाँ शादी में चलना है। तो घर तो राजा ऑफिस तरफ गया था, तो घर नहीं आया, उसको वहाँ से परिवार उसको वहीं से लेके चले गए उज्जैन शादी में। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। और राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था। और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। राजा की हत्या के बाद से ही सोनम का भाई गोविंद लगातार राजा के घर आ रहा है। शिलांग से लौटने के बाद वो अपने घर नहीं गया, सीधे राजा के परिवार से माफी मांगने पहुंचा। राजा की 13वीं और उज्जैन के कार्यक्रम में भी गोविंद शामिल हुआ। पूरा परिवार लगातार सोनम को सजा दिलाने की बात कह रहा है, लेकिन राजा के परिवार को लगता है कि इस केस में सोनम का परिवार भी शामिल है, इसलिए वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी, लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे, तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ। मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की तो बिल्कुल जांच करी जाए। फिलहाल शिलांग पुलिस मर्डर मिस्ट्री की मिसिंग लिंक तलाश रही है। अगर कोई दूसरा कनेक्शन मिलता है, कोई दूसरा किरदार सामने आता है, तो आगे की जांच में नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है।